नमस्कार। नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ पर्यावरणीय चिंता का विषय है बल्कि मानव जीवन और वन्यजीव संरक्षण दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। हम बात कर रहे हैं मानव तेंदुआ संघर्ष की, जो देश के कई हिस्सों में लगातार बढ़ता जा रहा है। तेंदुओं की बढ़ती आबादी और उनके प्राकृतिक आवासों का सिकुड़ना अब इन्हें शहरों और गांवों की ओर जाने पर मजबूर कर रहा है। ख़ास तौर पर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। हालात के मद्देनज़र अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम इस संघर्ष की जड़ें तलाशें ताकि इसका दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सके। इस दिशा में वन क्षेत्रों और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का संरक्षण और ग्रामीण समुदायों में जागरूकता फैलाना बेहद ज़रूरी कदम माना जा रहा है। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद ख़ास मेहमान। केरल के पूर्व PCCF सुरेंद्र कुमार जी, हमारे दूसरे मेहमान हैं VK सिंह जी। आप भी हिमाचल प्रदेश के PCCF के तौर पर काम कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस पेशकश में। सुरेंद्र कुमार सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, चूँकि एक लंबा अनुभव आपको रहा है। आप केरल के PCCF रहे हैं और वाइल्ड लाइफ में भी आपको अच्छा खासा अनुभव है। हाल में जो ये तेंदुआ और मानव का संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, खासकर अगर मैं इन तीन राज्यों का जिक्र करूँ, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और UP, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? इसकी वजह देखिए, मानव और तेंदुआ का संघर्ष जो है कोई नई चीज़ नहीं है। 1800 ईस्वी के पहले भारतवर्ष में ढेर सारे जंगल थे, ढेर सारे ग्रासलैंड थे, ढेर सारे तेंदुआ भी थे। लेकिन 1800 ईस्वी के बाद जो है, जब ब्रिटिश लोग आए तो तेंदुआ को एक वर्मिन करार दिया गया, एक तुच्छ प्राणी समझ करके, और इसको बाउंटी किलिंग, मतलब कि आप उसको यदि मारेंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा ब्रिटिश की तरफ से। तो 1800 से लेकर 1947 तक जो है हज़ारों या कहिए कि 10,000 तेंदुए कम से कम मारे गए होंगे उस दौरान जो है, बिकॉज ऑफ बाउंटी किलिंग पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। तो तेंदुआ जो है बिल्कुल दे वर पुश टू द वॉल ड्यूरिंग दैट एरा जी। 47 के बाद से थोड़ा बहुत किलिंग में कमी आई, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा। 1971 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो इस पर प्रतिबंध लगा। अब तेंदुए की जो आबादी है वो लगभग 13,000 के आसपास है, जो लेटेस्ट सेंसस है उसके मुताबिक, और शायद थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। 2018 के मुकाबले में 8% बढ़ा है 2022 का जो आंकड़ा है। तो ये जो स्थिति है जो डेवलप किया हिस्टोरिकली, इसकी वजह जो है, जो आपने पूछा, बेसिक वजह यह है कि जंगल सिकुड़ते गए, जंगल के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती गई, अर्बन एरिया का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, तो रहने लायक जगह जो है तेंदुआ को कम है। लेकिन तेंदुआ एक बहुत ही रेजिलिएंट प्राणी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को उसके अनुकूल डाल लेता है। तो इसी कारण से तेंदुआ जो है अपने जंगल का आवास जब कम हो गया तो एग्रीकल्चरल लैंड, सेमी अर्बन एरियाज, वो सब में भी रहने के लिए अपने को उपयुक्त कर लिया जी। और अपने खाने का बेस भी उसने काफ़ी ब्रॉड कर लिया। इंसेक्ट से लेकर के छोटे मोटे जो वाइल्ड लाइफ हैं वो तो खाते ही हैं। उसके अलावे ये यदि नहीं मिलता है तो ये डोमेस्टिक प्राणी भी खा सकते हैं, जैसे कि डॉग हुआ, पिग हुआ। तो इसका जो रेजिलियंस है वो एक वजह था कि तेंदुआ जो है लुप्त नहीं हुआ और अभी तक, और इसीलिए इसकी आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है। बिल्कुल। सिंह साहब, आपने सुना जिस तरीके से सुरेंद्र कुमार साहब ने बताया कि ये कोई संघर्ष नया नहीं है और करीब 250 साल पुराना ये संघर्ष है, उसका इतिहास भी आपने सुना। चूँकि आप हिमाचल प्रदेश के PCCF रहे हैं, लंबा आपको अनुभव रहा है फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में। मौजूदा जो घटनाक्रम है सिंह साहब,
तेंदुआ और मानव का जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें हमें थोड़ा तेंदुए के स्वभाव और उसके व्यवहार पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तेंदुआ एक ऐसा कार्निवोर है जो कि नए वातावरण में अडेप्ट करने की इसमें क्षमता बहुत ज़्यादा है। जी। और हम सभी जानते हैं कि बिल्ली प्रजाति का एक जानवर है जो कि ज़्यादातर ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। और इसका जो हैबिटेट है ना, वो बड़ा विस्तृत है। घने जंगल से लेकर के खुले मैदानों तक ये, और इवन की खेतों में हैबिटेशन के आसपास ये पाया जाता है। और इसके जो गुण हैं, जैसे कि इसकी शारीरिक संरचना है, इसका आकार, और भी जैसे आप ये मान लें कि जैसे इसके एक तो हैबिट है, नॉकटर्नल हैबिट है, रात में शिकार करता है और सॉलिटरी शिकार करता है, अकेले में रहना पसंद करता है, अकेले में शिकार करता है। तो इस कारण से इसका जो एडेप्टेबिलिटी है वो ह्यूमन हैबिटेशन के साथ भी हो जाता है अन्य कार्निवोर्स के मुकाबले। और जो सभी लोग इसका जो मुख्य कारण सभी यही बताएंगे, और सही भी है, कि जो हैबिटेट लॉस के साथ साथ जो डेवलपमेंट, और इन दोनों का जो पैराडॉक्स है, ये सब मिला जुला करके ये कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं। डेवलपमेंट के कारण, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण सेटलमेंट आगे बढ़ते गए और इनका जो हैबिटेट है वो सिकुड़ता गया। जी। तो होता क्या है कि जो बड़े कार्निवोर हैं, जैसे टाइगर को हम एपेक्स मानते हैं, और तो ये टाइगर के कारण ये थोड़ा फ्रिंज में चले जाते हैं। तेंदुए जो है ना, जंगल के फ्रिंज एरिया में आ जाते हैं। जी जी। और फ्रिंज में आने के कारण ये जब हैबिटेशन के नजदीक जाते हैं तो इनको उपयुक्त वातावरण मिलता है। जैसे कि हम लोग हमेशा न्यूज में देखते हैं कि गन्ने के खेतों में तेंदुआ पाया जाता है, पाया गया। तो चूंकि वहां वो छिपने की जगह मिल जाती है, या हैबिटेशन के नजदीक और भी ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ ये रात में छिप सकता है। और छिपने के बाद वहां पर जब इसको प्रे बेस अगर जंगल में कम हो गया है, किसी कारण से नहीं मिल रहा है, तो वो प्रे इसको वहां पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में या स्ट्रे डॉग्स वगैरह में मिलता है। तो ये इस तरह से ये वहां अपना एक अलग अपना एडेप्टेशन बना लेता है। एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक मुख्य कारण ये है। जी। जी सुरन जी, जिस तरीके से पूरा बताया सिंह साहब ने कि गन्ने के खेतों में आमतौर पर ये एक रिहाइश गाह अपनी बनाता है, और चूंकि वो लंबी फसल होती है तो छिपने की जगह भी उसको मिल जाती है। वजह क्या है? क्योंकि साल में 2 बार समय ऐसा आता है कि गन्ने की फसलों को काटा जाता है, उसके बाद फिर ये संघर्ष भी बढ़ जाता है। तो क्या वजह मूल आप इसके पीछे मानते हैं आप? उसकी 2-3 वजह है। एक तो ऐसे कार्निवोर को छिपने की जगह चाहिए, क्योंकि उसको हंटिंग करना है और अपने को प्रोटेक्ट भी करना है। जी। तो गन्ने का जो लंबा लंबा पौधा है वो इसके लिए एक वाजिब शेल्टर देता है। गन्ने की खूबसूरती ये भी है कि किसान वहाँ पर साल में बस 2 ही बार जाते हैं, ना अंदर जो घुसते हैं खेत के अंदर जो है, एक लगाते वक्त और एक काटते वक्त। बीच में जो है सिंचाई होती है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन उतना ज़्यादा नहीं है। इस कारण से बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से तेंदुआ वहाँ रह सकता है। दूसरी वजह यह है कि शुगर केन के आसपास पानी का भी स्रोत रहता है, पानी की भी ज़रूरत तेंदुओं को पड़ती है, तो वो भी चाहिए। फिर चूँकि ह्यूमन हैबिटेशन है, शुगर केन के पास ह्यूमन हैबिटेशन है, तो वहाँ पर डॉग भी होंगे, पिग भी होंगे, तो उसको प्रे बेस भी वहाँ पर है, वो उसको खाने के लिए भी वहाँ मिल जाता है। तो वहाँ पर उसको रहने की सुविधा है, वहाँ पर उसको खाने की सुविधा है। तो जाहिर है कि शुगर केन को ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस रेशियो में सिंह साहब इनकी आबादी बढ़ रही है, तो दूसरे जो एक तरीके से वन्य जीव हैं, जो खेतों के आसपास जो जानवर हैं, उनके आवास और उनके जो भोजन की उपलब्धता है उसमें भी कमी आ रही है। हाँ, सही बात है। तो देखिए, वही है ना कि ये दोनों तरफ से है। एक तरफ से ह्यूमन पॉपुलेशन और सेटलमेंट बढ़ने के कारण इनका हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, और इनका संख्या जब बढ़ रहा है तो ये जब इनको तो भोजन चाहिए, और भोजन की तलाश में ये जब हैबिटेशन के नजदीक आते हैं तो इनका जब सबसे जो सॉफ्ट टारगेट होता है वो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं।
और उसमें छोटे एनिमल जैसे बछड़े हो गए, बकरियां हो गई, भेड़ हो गए, इस टाइप के एनिमल, और इवन की पेट डॉग्स हैं। अगर वहां पर कुछ असुविधा होती है या किसी तरह से उनको दिक्कत होती है, तब ये ह्यूमन प्रे की तरफ जाते हैं। ह्यूमन इज नॉट इन देयर नेचुरल प्रे, कभी भी नहीं है। वो हमेशा वो मजबूरी में या और कुछ नहीं मिलने पर वो भी छोटे बच्चों को या बिल्कुल छोटे बच्चों को ही ये ज्यादा टारगेट करते हैं। तो मेरे समझ जी से आपको प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, जहां तक मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। जी बताइए आप। इसे मैं ऐड करना चाहूँगा कि लेपर्ड जो है एक ऐसा प्राणी है जो कि ह्यूमन लैंडस्केप को शेयर करता है। अनलाइक टाइगर, मेनली कन्फाइंड रहता है फॉरेस्ट के अंदर। तो इसको भोजन के लिए जो ह्यूमन लैंडस्केप में जो मिलता है पिग्स एंड डॉग्स, जिसकी संख्या कोई कम नहीं है, तो इसको किसी और जानवर से ये कम्पीट नहीं करता है, क्योंकि वो प्लेंटी में है। ह्यूमन लैंडस्केप में आप जाएंगे तो डॉग भी उतनी ही है, लाइव स्टॉक भी उतनी ही है, तो किसी से कम्पीट नहीं कर रहा है ये, किसी के एवज में नहीं है। ठीक है। अभी उत्तराखंड जो वन विभाग है उसने एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, एक पुस्तिका का विमोचन किया है जिसका नाम है गुलदार को दगड़िया। तो उसके माध्यम से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि किस तरीके से जो तेंदुओं का और अगर इंसानों का आमना सामना हो तो उससे बचाव कैसे किए जाएं और कैसे उनसे बचा जा सके। तो उस पर क्या कहना है आपका? यह उत्तराखंड में मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है। वहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने विलेज लेवल रिस्पांस टीम का गठन किया है जी। सोलर फेंसिंग को बढ़ावा दिया है। खासकर ऐसा देखा गया है जहाँ जहाँ पर सोलर फेंसिंग हुई है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो है बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर है। प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है उस इलाके में, क्योंकि इसका डस्क एंड डाउन जो है सुबह और शाम ही ये लोग हमला करते हैं। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया गया कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जिस इलाके में ऐसा कन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई इस सेंस में कि अंधेरे में जो है आप बिना टॉर्च के ना निकलें, प्रॉपर लाइटिंग रखें, अपने जानवरों को जो है सुरक्षित रखें, ठीक से वहाँ का उसका जो बाड़ा जो है तो ठीक से बनाएं। तो ह्यूमन बिहेवियर का भी इसमें इम्पोर्टेंस है। तो ये सब सारे मेजर्स वहाँ पर लिए गए हैं। फिर हॉट स्पॉट को मैप किया गया, कौन कौन से एरिया है जहाँ पर कि ऐसी घटनाएं होती हैं। ट्रेंड एनालिसिस किया गया उन जगहों का, ताकि उस जगह के स्पेसिफिक जो है स्ट्रेटजिक मेजर्स ले सकें। तो उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में अच्छा काम किया है और संभवतः कन्फ्लिक्ट में कुछ कमी भी आई है। ठीक है। सिंह साहब, एक सवाल उठता है कि वाइल्ड लाइफ के जो विशेषज्ञ हैं, जानकार, वो बताते हैं कि तेंदुओं की अपेक्षा बाघों और मानव में संघर्ष की घटनाएं आम तौर पर बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि वनों से सटे क्षेत्रों में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जबकि तेंदुए के हमले आम तौर पे ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, इसका तो है कि मैंने आपको बताया तेंदुए का जो स्वभाव और उसका जो बिहेवियर है और जो बाघ का है उसमें बहुत डिफरेंस है। बाघ जनरली जंगल के अंदर और ये आप समझे प्रोटेक्टेड एरियाज में होते हैं, जहाँ की उनके प्रे बेस काफ़ी अच्छे उनका अवेलेबल हैं और काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं। और वहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बिल्कुल मतलब कभी कदाए मतलब हो गया। लेकिन तेंदुआ के जस्ट उलट, इनका जो प्रे बेस है ये काफ़ी फिर वही बात मतलब इतना एडेप्टिव है कि अपना प्रे बेस इनका समझिए कि एक रोडेंट से लेकर के छोटे कार्निवोर, फिर छोटे अनगुलेट्स और इस तरह से बहुत दूर तक फैला हुआ है। ठीक है। तो अच्छा, ये ह्यूमन हैबिटेशन के नज़दीक आते हैं प्रे के लिए। और फिर वही पुरानी बातें मैं दोहरा रहा हूँ। जी। तो टाइगर और लेपर्ड के जो बिहेवियर एंड नेचर में जो अंतर है वही इनका अलग अलग प्रे बेस और अलग अलग हैबिटेट बनाता है। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ऐड करता हूँ। पहली बात तो कि लेपर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा है टाइगर के मुकाबले। टाइगर यदि 3600 के आसपास है
तो ये 13,000 के आसपास है। फिर इसका जो जोग्राफिकल स्प्रेड है वो ज़्यादा है। जी। टाइगर कन्फाइंड है फॉरेस्ट एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट या जो टाइगर रिजर्व है, लेकिन तेंदुआ जो है उसके बाहर भी आधे से अधिक तेंदुआ तो जंगल के बाहर रहते हैं। तीसरी बात यह कि लेपर्ड जो है ह्यूमन लैंडस्केप को शेयर करता है अनलाइक टाइगर। तो आप देखेंगे कि इस कारण से तेंदुआ के हमले ज़्यादा होते हैं, लेकिन फैटेलिटी का जो रेट है वो टाइगर में ज़्यादा होता है। टाइगर ने यदि मान लिया 20 बार आपको हमला किया तो ज़्यादा उम्मीद है कि 19 बार जो है मोर्टेलिटी होगी, लोग मरेंगे। लेकिन तेंदुआ के केस में जो है मोर्टेलिटी थोड़ी कम होती है, इंजरी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, और 2014 का एक शोध भी बताता है ये कि आमतौर पे जो तेंदुआ और इंसानों की जो मुठभेड़ होती है, एक तरीके से जो संघर्ष है, वो मुठभेड़ का एक तरीके से उसको संज्ञा दी गई है। शोध में ये बताया गया है कि वो आमतौर पे तेंदुए की नीयत नहीं होती है इंसान को शिकार करने की, बल्कि वो संयोगवश मुठभेड़ हो जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये उस आई थिंक WCS का जो रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि तेंदुए का जो आक्रमण है वो एक्सीडेंटल होता है और सिचुएशनल होता है। तेंदुए की ऐसी नीयत नहीं होती है कि वो आदमी पर हमला करे, लेकिन खास परिस्थिति में आदमी उसके सामने अचानक आ गया, उसको सिक्योरिटी का आभास हुआ कि उसकी सिक्योरिटी खतरे में है, तो हमला करता है। दूसरी बात उसमें ये भी कही गई है कि कोई ज़रूरी नहीं है, उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस इलाके में अधिक तेंदुआ रहे वहाँ पर अधिक हमले होते हैं। दोनों में कोरिलेशन नहीं है। जहाँ पर अधिक तेंदुआ है वहाँ अधिक हमला होगा, ये कहना गलत है। एक्चुअली जो इस कारण से चूँकि दोनों में कोरिलेशन नहीं है, तो बात आती है कि उसका जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है उसमें ह्यूमन बिहेवियर का भी बहुत बड़ा हाथ है। आदमी अपने आप को भी यदि ठीक से उस तेंदुआ के लैंडस्केप में ठीक से बिहेव करे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकता है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है सिंह साहब, चूँकि चाहूँगा जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तेंदुए का जो अटैक होता है उसको हम दो पार्ट में ले सकते हैं, एक प्रीडेटरी और नॉन प्रीडेटरी। प्रीडेटरी मतलब जबकि उसको अपना भोजन के लिए चाहिए, तब वो केवल 25% ऐसे केसेस होते हैं प्रीडेटरी वाले, लेकिन 75% केसेस नॉन प्रीडेटरी होते हैं, इसमें कि वो अटैक नहीं करना चाहता है लेकिन उसको किसी कारणवश उसको अटैक करना पड़ता है, या तो अपने डिफेंस में या किसी और कारण से। ठीक बस है। एक चीज़ ये बताइए कि क्या जो तेंदुओं का जो हमला हो रहा है, क्या लोग जो इसके खौफ से पलायन कर रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए? बतौर विशेषज्ञ इस सवाल का जवाब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, सिंह साहब। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है। तो इसका तो सबसे जरूरी है कि पहले जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो हमारे वन विभाग हैं या और जैसे वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो एजेंसी हैं, उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरण का कार्यक्रम करना चाहिए, पब्लिक जागरण का हो, जिसमें कि उनको बताया जाए जो लोग खास करके फ्रिंज पे या जंगल के आसपास रहते हैं उनको क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। पहले तो ये है कि इम्प्रूव लाइव स्टॉक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हम लोग यहाँ जनरली देखा जाता है कि लोग अपने लाइव स्टॉक को खुले में यहाँ वहाँ बांध देते हैं और वो उसके कारण तेंदुए आते हैं। इसके लिए एक जैसे आजकल लोगों ने स्टडी भी किया है इस पे कि ऐसा बेड़ा बनाया जाए जो मतलब लेपर्ड प्रूफ हो, जहाँ तेंदुआ ना आ सके, और उसी तरह से कम्युनिटी इंगेजमेंट करके लोगों को जो की पर्सन्स हैं गांव के और कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कुछ शिक्षित किया जाए, ताकि लोगों में ये बताएं कि कैसे और इससे हम अपने को सेव कर सकते हैं। फिर कंपनसेशन प्रोग्राम्स का कंपनसेशन भी देने का एक गवर्नमेंट का इसमें है कि अगर किसी को नुकसान होता है लाइव स्टॉक का तो उसको उसके एवज में सरकार कंपनसेशन देती है, और इसको थोड़ा और इसको और तेज करना चाहिए ताकि वो लोगों में एक विश्वास की भावना जागृत हो। इसके अलावा आप कर सकते हैं जी बताइए। हाँ, इसके अलावा सबसे जरूरी है हैबिटेट रिस्टोरेशन की बात। जो तेंदुए का जो मेन हैबिटेट है उसको रिस्टोर किया जाए, उसके प्रे बेस को मजबूत किया जाए, और ताकि वो
उनको जंगल के बाहर प्रे के लिए नहीं जाना पड़े। तो ये सब मिटिगेशन मेजर्स हैं जिसको कि यदि हम सिस्टमेटिक वे में यदि लागू करें, और हालांकि ये लंबी प्रोसेस है, 1-2 दिन में, 1 साल 2 साल नहीं होना है, ये हैबिट डालना पड़ेगा और अपने आप उसमें ढालना पड़ेगा, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, इन सबों को, और गवर्नमेंट को इसमें साथ साथ बहुत लंबे समय तक एफर्ट करना पड़ेगा। सर, आपके नज़रिए में पलायन जो लगातार हो रहे हैं इन इलाकों में, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, लेपर्ड और मानव का जो संघर्ष है, मैं उसको अंडर प्ले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक नज़रिए से देखिए कि 60,000 लोग मरते हैं स्नेक बाइट से। सांप के काटने से 60,000 लोग पर ईयर मर जाते हैं। एलिफेंट के कारण से लगभग 500 लोग मरते हैं। टाइगर के कारण से लगभग 300 के आसपास लोग मरते हैं। लेकिन लेपर्ड के कारण से ये 100 के नीचे एक फिगर है। ये सब मिलाकर के जो ह्यूमन मोर्टेलिटी जो है वो 100 के नीचे है। तो समस्या तो है, लेकिन समस्या को कुछ ज़्यादा ही मीडिया अटेंशन कुछ ज़्यादा ही है। आजकल ज़माना इंटरनेट का है और हर एक के पास फ़ोन है। तो आप यदि समस्या का साइज देखें तो उतना बड़ा नहीं है जितना कि लगता है। हाँ, जहाँ पर अफेक्टेड जगह है, अब जैसे कि आज ये बहराइच में आपने बताया जस्ट प्रोग्राम के पहले कि एक बच्चे को लेकर के भेड़िया लेकर भाग गया। चलिए, भेड़िया में और तेंदुआ में फ़र्क तो है, लेकिन बात एक ही है। तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं और उस इलाके में लोगों में असंतोष तो होगा ही। तो ज़रूरत है कि सरकार जो है उस इलाके में अपना प्रेजेंस दिखाए, खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और एक को एग्जिस्टेंस का जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाया जाए। क्योंकि न तो वहाँ से आदमी को भागना चाहिए, नहीं लेपर्ड को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोनों कैसे रहें, ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा बर्दाश्त करना भी सीखना पड़ेगा, और थोड़ा मिटिगेशन मेजर भी लेना पड़ेगा। यदि मान लिया कोई प्रॉब्लम लेपर्ड है तो उसको ट्रैंक्विलाइज करके वहाँ से ट्रांसलोकेट भी कर सकते हैं। हालांकि ये कि एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी इमीडिएट सॉल्यूशन है। तो वो जो ढेर सारे सॉल्यूशन हैं उसको सोलर फेंसिंग हुआ वगैरह, वो सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए और को एग्जिस्ट करने की नीति अपनानी चाहिए। सिंह साहब, आपने सुरेंद्र सर का जवाब सुना कि एक तरफ जहां इस देश में जो आंकड़ा बताया कि 60,000 लोग स्नेक बाइट से मरते हैं, उसके बाद फिर वो लेपर्ड तक आए कि 100 लोग जो है तेंदुए के हमले से मौत का शिकार होते हैं। तो आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है कि स्नेक बाइट्स और ये तेंदुआ, इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो स्नेक बाइट्स आपके हैबिट, आप जहाँ रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ उनका क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तेंदुआ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जनरली जो फॉरेस्ट और हैबिटेशन उसके बीच में है। हालांकि आजकल तो ये शहरों के आसपास और जो मुंबई, थाने, ये सब एरिया में भी, में हमारे यहाँ लखनऊ में भी कभी कभी तेंदुआ यहाँ घूमते हुए पाए जाते हैं कहीं कहीं। तो ये डिपेंड करता है उनकी कहाँ कहाँ उनका ठीक है पाया जाना। जी, ठीक है, पाया जाने बहुत डिपेंड करेगा। बिल्कुल। चूंकि एक लिमिटेड अप्रोच था कि अब स्नेक बाइट होता है, शहरों में भी होता है, लोग मरते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गाँव में लोग मरते हैं, तो लोग घर छोड़ चले नहीं जाते हैं ना। तो ठीक बात है। चूंकि समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, एक सवाल आखिर में आपसे लेंगे। जलवायु परिवर्तन जो लगातार हो रहा है, देश और दुनिया इसके शिकार है, भारत भी अछूता नहीं है। आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम है ये आप जलवायु परिवर्तन से इसको जोड़ सकते हैं क्या? बहुत शॉर्ट में। कुछ हद तक सो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि जलवायु परिवर्तन के कारण से ह्यूमन और तेंदुआ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन हाँ उसको बढ़ावा जरूर देता है। जैसे कि एक्सट्रीम ड्राउट, एक्सट्रीम रेनफॉल, ये सबसे वहाँ का जो वेजिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। उससे फॉरेस्ट की जो अवेलेबिलिटी है उसमें चेंजेज आएंगे। वाइल्ड लाइफ उसमें कमी हो सकती है। ड्राउट के दिनों में जो है वाइल्ड लाइफ की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसको फॉडर नहीं मिल रहा है जी। महाराष्ट्र में साथ देखा गया है, जिस साल ड्राउट होता है महाराष्ट्र और बुंदेलखंड में, उस साल जो है
वाइल्ड लाइफ की हंटिंग कम होती है और डोमेस्टिक लाइव स्टॉक जो है उसकी हंटिंग ज़्यादा होती है। तो एक ढंग से उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, सेंसर टीवी को अपना वक्त निकाला और अपना जो लंबा अनुभव रहा वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में उसको साझा किया। तो तेंदुओं की बढ़ती आबादी एक तरफ जंगलों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन इंसानों के लिए खतरे की घंटी भी है। अब वक्त आ गया है कि सरकार, वन विभाग और वन्यजीव से जुड़ी संस्थाएं मिलकर एक ऐसी मजबूत योजना बनाएं जिससे इंसानों और जानवरों के बीच ये टकराव कम हो सके। शहरीकरण पर लगाम, जंगलों का बेहतर प्रबंधन और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति अब और टाली नहीं जा सकती। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए सेंसर टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।